राधे राधे बच्चों, आप सभी को इस नए YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है पिंटू कुमार। मैं आपको विज्ञान का विषय यानी कि साइंस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में इसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, हम लोग पिछले चैप्टर में ही देखो, हम एक बात बताते हैं। अगर तुम लोग ये चैप्टर पढ़ने आए हो तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि तुम लोग पिछले का चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए हो या निपटा के। तो उसमें हम लोग पढ़े थे धोवन सोडा का सूत्र, साधारण नमक का सूत्र, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम जैसे यौगिकों को हम पहले पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में स्पेशल फोकस मेरा रहेगा कार्बन तत्वों पर, है ना। तो देखो, कार्बन तत्व यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन यौगिक के बारे में और उनके गुणधर्मों के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कार्बन यौगिक हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तुम लोग देखा होगा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, लकड़ी, कलम, कागज, पानी, लोहा इत्यादि। बहुत सारी चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं। इनमें हम लोग देखेंगे अधिकतर चीज जैसे भोजन, लकड़ी, कलम, कागज, ये सब अधिकतर चीज कार्बन के ही बने होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अर्थात कार्बनिक होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली अधिकांश वस्तुएं कार्बनिक वस्तुएं ही होती हैं। बहुत सारी चीज अकार्बनिक भी होती है। पानी, लोहा के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका सूत्र होता है H2O, और लोहा एक तत्व है जिसका ये होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं। तो ये याद रखो कि कार्बनिक यौगिक की पहचान हम लोग करते हैं यदि यदि किसी चीज को जलाएं, जिसको हम जांच करना चाह रहे हैं कि कार्बनिक है या नहीं है, तो उसको अगर जलाएंगे और काला कलर का धुआं निकले, या उसको कालिका बोलते हैं, वैसे रंग का अगर धुआं निकले तो हम मानेंगे कि वह कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरह से हम अब कार्बनिक पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक और विधि का हम पहचान कराना चाहेंगे। अगर तुम कॉपर ऑक्साइड के साथ कोई भी कार्बनिक पदार्थ के जिसको तुमको टेस्ट करना है, उसको अगर गर्म करेगी या गर्म करेगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूना पानी से पास करवाएं, CaO, इसको चूना पानी से पास करवाया जाए, तो चूना पानी से पास करवाया जाए तो ये दूधिया रंग का रंग देगा, है ना। जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इससे कार्बनिक पदार्थ से निकलने वाला जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ये कार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे दो विधि का नाम हम बताएं। एक कॉपर ऑक्साइड से के साथ गर्म करने पर, और दूसरा है कि जलाने पर काला रंग का धुआं निकलता है ना। तो ये हो गया हमारा कार्बनिक पदार्थ को पहचानने का तरीका। आगे मेरा टॉपिक रहेगा जितने भी जीवित प्राणियां हैं, जितने भी सजीव हैं, वे सभी के सभी कार्बन से ही बने होते हैं। चाहे लकड़ी देखे, प्लास्टिक तो जीवित है ही नहीं, लकड़ी देखे, हम लोग खुद हैं, है ना। तो ये सब के सब कार्बनिक पदार्थ ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भूप्रपट्टी समझता है सब कोई भूप्रपट्टी, ये
अर्थ होगा, तो इसके सबसे बाहरी हिस्सा को भूप्रपट्टी बोलते हैं ना, इसको मेंटल बोलते हैं, और सबसे अंदर को क्रोड बोलते हैं। तो भूप्रपट्टी पर कार्बन के जो अ, मात्रा है वो बहुत कम है ना। कितनी है उसकी मात्रा? 0.02% है ना, ये बहुत ही कम है। और वायुमंडल में भी इसकी मात्रा बहुत ही सीमित है, जो कि है 0.03%। उसके बाद यहाँ पे हम एक तथ्य बताना चाहेंगे, पूरे ब्रह्मांड की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? तुम लोग सोच के बताओ। सबसे ज्यादा तत्व जो होगा वो होता है हाइड्रोजन। पर बोलेगी कि हाइड्रोजन पृथ्वी पर तो बहुत कम मात्रा में होता है, लगभग 0.00006% के आसपास होता है। तो हम कैसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मिलता है? ये बात हो रही है पूरे ब्रह्मांड की, यानी कि पूरा गैलेक्सी या पूरा ब्रह्मांड बोले, क्योंकि हमको पता है सूर्य में 78 लगभग 73% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। ये तुम लोग कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो सोचो कितने पूरे ब्रह्मांड में कितने स्टार्स या कितने तारा होंगे, तो है ना। तो उसी के आधार पर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, फिर हीलियम होती है, और जितने भी होंगे पानी भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही पानी है, और भी कहीं पानी हो सकती है। और इनके अलावे सबसे कम जो बोला जाएगा वो पूरे ब्रह्मांड में कार्बनिक पदार्थ ही हैं। तो इसको एक ध्यान रखना। इसको इसको तुम पूछ सकते हो कि पूरा ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो उसमें आंसर आएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। आगे हम देखेंगे, कार्बन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन का आधार कार्बन ही है। अगर कार्बन नहीं होता तो हम भी जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि हम बने होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन बना होता कार्बन से, है ना। हम खाते हैं भोजन, भोजन में होता कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन से। तो जीवन का आधार ही ऊर्जा का कार्बन ही है ना। यदि तुम सोच रहे हो कि हम जीवित रह लेंगे बिना कार्बन के, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा के लिए, खाना के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, सारा चीज के लिए कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो देखो, अभी हम बताने वाले आयनिक यौगिक और उसके गुणधर्म। आयनिक यौगिक कैसे बनता है ये बता देते हैं ना। यौगिक तो सब कोई समझता होगा, दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण को ही यौगिक बोलते हैं ना। क्लास 9 में ही पढ़ना था। उसके बाद यौगिक जो होते हैं, ये हम बता देते हैं कैसे इसको वर्गीकृत किया जाता है। यौगिक होते हैं आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक पिछले ही चैप्टर में आयनिक यौगिक का कैसे निर्माण होता है ये बताया गया था। वहां पे हम लोग पढ़े थे कि पहले इलेक्ट्रॉनों की ह्रास होती है, उसके बाद उसके ऊपर चार्ज आता है। देखते हैं यहाँ पे NaCl का निर्माण कैसे हुआ होगा। एक सोडियम है, इसके ऊपर रहता है 11 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपना अस्ट्रोक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। और क्लोरीन जो इसके उलट है, इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अष्टक को पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके क्या बनाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और हमको पता है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को बहुत भयानक तरीके से आकर्षित करती है, इसीलिए इस तरह से एक आकर्षण बल लगेगा जो इसको
खींचे हुए रखेगा। तो ये था आयनिक यौगिक बनने का तरीका। यहाँ पे हम देखेंगे सरसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। वैसे यौगिक जिसमें सरसंयोजी आबंध हो। अब सरसंयोजी आबंध क्या है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जैसे तेरा वाला मेरा, मेरा वाला तेरा, ऐसा करके साझा करके इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं हाइड्रोजन का, देखेगा तो हाइड्रोजन में क्या होता है, इसको अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है तो इसको दो चाहिए, तो ये किससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, यानी कि ये दोनों के पास एकक है लेकिन एकक अपने आप को साझा कर लिया। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि तुम्हारे पास मान के चलो 100 रुपये है और तुम्हारे दोस्त के पास भी 100 रुपये है, और कोई चीज़ है जो जहाँ पे तुमको 200 की ज़रूरत है, तो तुम क्या करेगा कि अपना दोस्त वाला बोलेगा कि अरे मेरा ही पैसा है, तो कहीं काम आएगा तो उसका वाला पैसा और अपना वाला पैसा मिला करके दे देगा, तो ये साझेदारी है। और मतलब कि तुम्हारे पास तो 100 रुपये है लेकिन एक साथ तुम्हारे दोस्त वाला और तेरा मिला करके 200 कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, उनको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। अब हम बताते हैं आयनिक यौगिक जो होती है, इनके बीच की जो आकर्षण होती है बहुत बहुत अधिक होती है। इनके वजह से इनकी जो क्या बोलते हैं गलनांक, गलाने की जो क्षमता होती है, गलाने में जो लगती है ऊर्जा, वो बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसका गलनांक बहुत अधिक होती है। तुम लोग देखा होगा ये NaCl का लगभग जो गलनांक होता है वो होता है 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अधिक होती है इनकी गलनांक। और जब ये गलेंगे, जब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाएगा, ताप दे दिया जाएगा, तो ये एक टाइम पे गल जाएंगे, और उस टाइम पे गलित अवस्था में ये फ्री हो जाते हैं। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। जब ये गलते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं, है ना। तो अब ये विद्युत को चालन कर सकते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक पहला गुण तो ये है कि ये बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं, यानी कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और इसका दूसरा गुण है कि ये गलित अवस्था या इसको किसी में घोल दिया जाए, तुम लोग देखा होगा नमक को अगर पानी में घोल देते हैं तो उससे बिजली प्रवाहित होने लगती है। तो या तो उसको गला करके या तो उसको घोल करके या विलयन रूप में वो बिजली को प्रवाहित कर सकती है। लेकिन वही इसके उलट आयनिक यौगिक का जो आबंध होता है वो बहुत ही कमजोर होता है ना। तो इनका जो गलनांक होगा और क्वथनांक, सबको क्वथनांक और गलनांक में दिक्कत नहीं ना है। तो गलनांक और क्वथनांक इनका बहुत ही कम होता है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेबल हम लगा देंगे जहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, सहसंयोजी यौगिक के कुछ आंकड़े दिए हुए जहाँ पे उनका गलनांक और क्वथनांक दिया गया है। तुम लोग वहां से देख सकता है कि कितने कम होते हैं ना इनकी अपेक्षा में। और साथ में हम ये बता दें कि इनमें कोई भी इसको घोलने पर कोई आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ये बिजली का प्रवाह नहीं कर सकती है, इसको ध्यान देना है ना। हम दो चीज बताए यहाँ पे, कंक्लूड कर सक देते हैं। आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक के गुणधर्म में पहला कि ये बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, तो इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और दूसरा कि ये गलित अवस्था में बिजली का प्रवाह करेंगे। सहसंयोजी यौगिक में गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है।
क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच का आबंध कमजोर होता है और इनके इनके बीच में बिजली का प्रवाहित नहीं होता है। इसको ध्यान देना है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कार्बन की संयोजकता क्या होती है ना। देखो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि उसका किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना होता है और उसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है ना। तो हम लोग यहाँ पे कार्बन एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ही उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन 7 का होता है, 2 और 5। इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगी 2 और 5 है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसको अष्टक को 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगी वो 3 होंगी है ना। समझ में आया? उसी प्रकार से कार्बन की देखते हैं। कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 4 हो जाएगा। इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 4 होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो इसके अंतिम कोश में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है कार्बन को। कैसे हो जाता है ये देखते हैं। कार्बन के पास मान लो कि कार्बन छोटा सा परमाणु है। इसके पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरा में 4 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मानो कि किसी एक घर है, बहुत छोटा सा घर है, उसमें 4 लोग पहले से बैठे हुए हैं और उसमें अगर हम संयोजकता को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और ठूसते हैं है ना, यानी कि एक छोटा सा घर में 8 लोग अब रहने लगे तो अब बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, कोचा कोची हो जाएगा एकदम से। तो इसको रहने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा और ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा है ना। कारण क्या? इसका छोटापन, यानी कि अगर ये बड़ा होता तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे। ठीक है, ये अभी बहुत छोटा है, यानी कि इसके घर में और 4 लोग नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रहेगा। समझ में आया? इसके बाद अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लॉस भी करा दें, यानी कि उसको उसमें से हटा भी दें उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो देखो क्या दिक्कत होगा। यहाँ पे सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखा है ये न्यूक्लियस, जिसके पास खींच के रखा है तभी ना अभी स्थिर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके पास 4 प्रोटॉन बचेंगे और यहाँ पे केवल 3 ही। अब और ज्यादा ताकत से खींचने लगेगा, और ज्यादा ताकत से खींचने लगेगा, यानी कि इसको और निकालने के लिए और ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। अब सोचो कि दोनों को निकाल लिया किसी तरह, अब एक बचा, यानी कि सोचो कि 6 प्रोटॉन और केवल 3 इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत अधिक खींचेगा। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है?
उसके बाद हम लोग देखेंगे ये इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे लिए मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है। इतना ऊर्जा दे के कोई यौगिक बनाएगा तो फालतू थोड़ी ना है हम लोग, है ना। तो ऊर्जा अधिक लगेगी लगेगी। पहला चीज है कि इलेक्ट्रॉन को अगर अपना भी ले तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं रह सकेगा? क्योंकि एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, और उसमें और ज्यादा 4 अगर घुसा दें, है ना, तो वहां पे दिक्कत होंगी, है ना, स्थिर नहीं रहेगा इसकी वजह से। और दूसरी चीज में देखेंगे, दूसरा स्थिति में, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसको दे खींच भी लें ऐसे करके, बाहर भी निकालें, तो बाहर निकालने के लिए इतनी अधिक ऊर्जा लगेगी कि वह यौगिक रहेगा ही नहीं, मतलब फालतू हो जाएगा वो, है ना, इतने। तो इसके लिए कार्बन, तो क्या बोलते हैं इसका, समाधान भी खोजता है ना। तो इसका समाधान है सहसंयोजी आबंध, यानी कि कार्बन की दोस्ती दूसरे ही तत्वों से। बोलेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन तुम दे दो हमको, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। वो वाला कहानी सुना होगा तुम लोग, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, वैसा वाला कहानी यहाँ पे भी होता है। तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा, यानी कि ऐसा वाला, है ना। देखते हैं क्या करता है इसके। मीथेन बनाने के लिए हमको पता है कि कार्बन के CH4 होता है। हम बता दें मीथेन का सूत्र CH4 होता है। कार्बन के पास बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के पास एकक होते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन चाहेगा कि हम अपना डुप्लेट यानी कि उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी हीलियम के बराबर आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो अपना ले लेगा एकक करके, ठीक है। और अब बोलता है एकक तो ले लिया, अब एकक हमको लौटा दो। यानी कि तुम यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है वो एक बार हाइड्रोजन को दे रहा है और वापस ले भी रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ठीक है। तो यह है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कार्बन जो है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, वह इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करती है। समझ में आया? चलो, तो हम लोग देखेंगे कार्बन से बने यौगिकों को, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे ऐसे यौगिक जो सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं, वैसे यौगिकों को सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम कूदेंगे उसमें, है ना। डायरेक्ट नहीं कूद जाएंगे, नहीं तो तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे सबसे आसान जो है वो जो साझेदारी करके बनाता है अणु, वो है हाइड्रोजन एटम। हमको मालूम है हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, यानी कि इसके हाइड्रोजन के बाहर केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको पूरा करना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हीलियम गैस के पास जाना है। इसके बोलता है कि हीलियम गैस के पास 2 है तो हम भी 2 रहेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं ना करता है। तो बोलता है कि हम भी हीलियम के जैसा ही बनेंगे, तो इसको चाहिए 2। तो अब ये 2 कैसे लाएगा, तो अपने जैसा ही एक और हाइड्रोजन एटम ढूंढेगा और बोलेगा दो, एक तो दो, और ये बोलेगा दो, जो लिया वो हमको दो। यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध बनेगा। अब एकल आबंध क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म को क्या बोलते हैं, एकल आबंध, ठीक है। अब इसको अभी थोड़ी देर में लिख के बता देते हैं ना। यहाँ पे
यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल आबंध आबंध उपस्थित है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट है जो कि सहसंयोजी आबंध का से बना यौगिक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का देखते हैं, और ये चीज याद रखना कि हम कोई भी गैस का जो सूत्र लिखते हैं वो H2 लिखते हैं, है ना। H2 नहीं, मतलब कि कोई भी गैस, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, है ना। तो इस तरह का क्यों लिखते हैं, तो कारण यहाँ से आता है। देखो यहाँ पे एक नहीं है, दो जुड़े हुए हैं, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को हमेशा H2 के रूप में लिखा जाता है। अब Cl2 को देखते हैं, क्लोरीन गैस को। क्लोरीन गैस में क्लोरीन का होता है क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या 17, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होंगे, यानी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, है ना। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अपने साथ ही एक और क्लोरीन को ढूंढेगा, उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये भी, है ना, आपस में साझेदारी कर लेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि हम यहाँ पे साथ ही लिए बाहरी कोश। हमेशा जो आबंध बनाने में जो भाग लेते हैं वो आखिरी कोश के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये चीज को ध्यान रखना। उसके बाद ये तो क्लोरीन का हो गया। वैसे ही करके हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में इसमें कितने आबंध लिखते जाओ, इसमें द्वि आबंध होंगे, है ना। क्लोरीन क्लोरीन के बीच द्वि आबंध है। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरा से मांगता है ना, अपने वाले साथ के ऑक्सीजन से ही मांगता है। बोलता है अभी 2 ठो दे दो, हम भी दे देंगे। तो ऐसे करके 2 बनाते हैं, है ना। तो इसको ऐसे हम दर्शा सकते हैं डंडा से, है ना, जो कि हम दर्शाते आ रहे हैं। ऑक्सीजन में ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा। तो यहाँ पे सॉरी माफ करना, यहाँ पे एकल आबंध ही होंगे क्योंकि एक युग्म है ना, एकल आबंध। शुरू बार है तो दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे द्वि आबंध। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे हम इसको लिख लेना, है ना। आगे हम बनाते एक जल का अणु को, है ना, H2O। O को हम बीच में रखते हैं, इसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, अभी हम देखे थे 8। इसका परमाणु संख्या होता है ऑक्सीजन का 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, यानी कि बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे करके, है ना। अब हाइड्रोजन इसके किनारे किनारे है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको एक मिला करके 2। अब तुम ध्यान से देखेगा तो ऑक्सीजन के पास अपना 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 3 4 5 6, अपना 6 और इसका 1 और इसका 1, हो गए 8, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, हम कहीं क्रॉस लगा रहे हैं, कहीं डॉट लगा रहे हैं, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर सेम सेम रहे, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हम बनाए थे उस टाइम पे सेम सेम ही बना रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए अलग अलग तत्वों को दिखाने के लिए, अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए कभी डॉट का प्रयोग कर लिया जाता,
कभी क्रॉस का, ठीक है। तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है, दोनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का ऐसे हो जाएगा, मतलब जल का, है ना। उसके बाद तुम लोग बता सकते हैं आप नाइट्रोजन का क्या होता है। वीडियो को पॉज करो और तुरंत बनाओ इसको अपने से, है ना। नाइट्रोजन को बना के दिखाओ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होती है, इसका 2 और 5। उसके बाद इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो 3 अपने मतलब अपने जैसा ही परमाणु के साथ संयोज कर लेता है ना। 3 इससे ले लेगा, ये भी 3 इससे ले लेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने आबंध होंगे, त्रिआबंध। किसी को समस्या, किसी को समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखना, जरूर उसको पढ़ा जाएगा। और किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए हमको बताना, हम उस तरह का कोशिश करेंगे, है ना। अब आता है, अब इतने जो हम बनाए ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक नहीं थे। अब पहला कार्बनिक यौगिक आएगा जो सबसे सिंपल है, जिसका नाम है मीथेन, CH4। सबसे सिंपलेस्ट यौगिक कार्बनिक का होगा CH4। जब हम सबसे सिंपलेस्ट बोले, यानी कि कम से कम एक तो जरूर होगा उसमें, है ना, तभी ना सबसे सिंपलेस्ट है। यहाँ यहाँ पे देखेगा तो कार्बन की संख्या केवल एक ही है, यानी कि सबसे सिंपल वाला कार्बनिक यौगिक, ठीक है। यहाँ पे बाहर में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, कार्बन के बाहरी कोश में, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होती है। इसको अपना उत्कृष्ट हाइड्रोजन को अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो कि कार्बन से लेगा, है ना, एकक ले लिया। और कार्बन को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक एक करके ये सभी से लेगा। तो इस प्रकार का मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएंगे। समझ में आया सबको। हम बार बार बता रहे हैं, किसी की दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना, हम उसको पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे जरूर, है ना। और बता दें कि मीथेन जो होती है वो बायोगैस में होती है और CNG में भी होती है। कोई पूछे पहले तो CNG नहीं जानते होंगे, है ना। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि कॉम्प्रेस्ड यानी कि संपीड़ित, उसको दबाया हुआ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी कि मीथेन का मात्रा उसमें सबसे अधिक होता है ना। मीथेन को ही बहुत अधिक दबा दिया जाता है तो वो बन जाता है CNG, ठीक है। इसको याद रखना, कहीं कहीं पूछा जाता है। और बायोगैस यानी कि गोबर गैस जिसको बोलते हैं ना, गोबर गैस में भी सबसे अधिक मात्रा में मीथेन ही उपस्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। और मीथेन जो है यह सबसे सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद हम कार्बनिक यौगिक के और अधिक कॉम्प्लेक्स रूप में जाएंगे, है ना। तो सबसे सिंपल यही है ना। खुशी मनाओ अभी कुछ देर, है ना। देखो कुछ देर पहले हम बोले थे कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है ना। ये तो हम बता दिए अभी। इसके उलट जो कार्बनिक यौगिक होते, कार्बनिक नहीं सहसंयोजी यौगिक इनका गलनांक कम होता है इनके अपेक्षा। तो कैसे होती है ये, है ना।
ये अब हम ध्यान से देखेंगे। देखो सी एच फोर के बीच इस तरह का आबंध था, एकल आबंध था सभी के बीच में, है ना। ये एक अलग है अणु, ठीक है। इसके जैसे लाखों लाख होंगे, है ना, एक साथ, तो एक अलग होंगे ये, ठीक है। सी एच फोर, सी एच फोर, ऐसे करके लाखों लाख अणु होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेगा तो इसके भीतर का जो बल होता है, इसके भीतर भीतर के जो आबंध होती है वो तो बहुत अधिक मजबूत होती है, उसका टेंशन नहीं है, वो जल्दी नहीं टूटती है। पर इसके जो आकर्षण बल होते हैं इनके इनके बीच, ये अणु और ये अणु के बीच, ये बहुत कम होती है ना। तुरंत गर्म करने पर ये उड़ने लग जाते हैं, यानी कि ये हवा मतलब गैस बन के उड़ने लगेगा। समझ में आया। तो इसीलिए इसका बोला कि यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है, भीतरी आकर्षण बल बहुत अधिक होती है, लेकिन इसका जो अंतरा आणविक बल है, ये वाला बल को क्या बोला जाता है, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल। और इसको बुक में लिखा गया ये बल को भीतरी बल, ठीक है। तो ये तो बहुत अधिक होती है, इसका टेंशन नहीं है, जो कि यौगिक को बना के रखने में मदद कर रहा है। लेकिन अंतरा आणविक बल कम होने के कारण जब इसको गर्म करते हैं तो इसका जो एकक अणु है वो उड़ने लग जाते हैं, यानी कि उबलने लग जाता है। तुम सोचो, उड़ेगा तभी ना उबलेगा। पानी कब उबलता है, जब वाष्प में बदलने लगता है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा वो दोनों ही कम होगी, ठीक है। तो समझ में आया ये कि सहसंयोजी यौगिक में ही गलनांक और क्वथनांक क्यों कम होती है, ठीक है। एनसीईआरटी किताब में एक अलग से सेक्शन बना के दिया हुआ है कार्बन के अप्रूप के बारे में जानने के लिए। वो वैसे एग्जाम में आने वाला चीज नहीं है, पर जानकारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जानकारी के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा भूमिका है तो ज़्यादा डिटेल तुम लोग को नहीं लगा होगा, फिर भी हम कोशिश किए कि डिटेल में घुसे, है ना। तो वैसे टेंशन नहीं लेना, हम डिटेल में ही पढ़ाएंगे, जानकारी के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आता है कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप वैसे तो एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको जानेंगे तो हमें ये चैप्टर और जानने में अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा, है ना। तो देखते हैं कार्बन के अपरूप, यानी कि वैसे यौगिक जो कार्बन के ही बने हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बने हो, ठीक है। हम दिखा देंगे कि ग्रेफाइट कैसे दिखता है, उसके बाद डायमंड कैसे दिखता है, और भी जो भी होते हैं ना, बकमिस्टर फ्लोरीन, है ना। तीन तो यहाँ पे तीन यौगिक, तीन अपरूप देखेंगे। क्या क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड यानी कि हीरा, और फ्लोरीन। बहुत कोई सवाल पूछेगा कि कोयला भी तो कार्बन का बना होता है ना, तो उसको हम अप्रूव क्यों नहीं मान रहे। देखो दिक्कत यहाँ पे मानने में नहीं है। कोयला जमीन से निकलती है तो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर
अच्छा से बना हुआ नहीं होता है ना, जैसे तैसे बिखरा हुआ रहता है। पर इनका, ग्रेफाइट का, हीरा का, फुलेरिन का, इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक अलग ढंग का स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि ये अलग अलग प्रतीत होते हैं और ये अलग अलग गुणधर्म भी दिखाते हैं, हम बताएंगे भी क्या होते हैं ना। तो कोयला को अप्रूव नहीं मानेंगे क्योंकि उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, पहली बात तो ये। और वे कोई नियत ढंग से एकत्र नहीं होते, वो जहां तहां ऐसे कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसे करके एकत्र होते हैं। तो हम ग्रेफाइट की संरचना हम पहले बताते हैं, आखिर वो दिखता कैसा है। और उसमें हम लोग देखे पहले की क्लासों में कि ग्रेफाइट से बिजली का प्रवाह होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है। देखो, इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये देखो एक सतह के रूप में एक दूसरे के ऊपर ऐसा रहता है, इसीलिए ग्रेफाइट, उसको ऐसे छुएंगे, पेंसिल को ऐसे, बुरादा को ऐसे करके छूना, तो वो फिसलन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब इसको छूते हैं तो ये एक दूसरे के सतह पर ऐसे फिसल सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम देखिएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर लदा हुआ है। समझ में आया? तो जब हम इसको फिसलाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फिसलता है। अब बात आता है कि इससे बिजली प्रवाहित कैसे होती है, तो वो देखते हैं। हर एक कार्बन कोना की जगह पे कार्बन है ना, ये ध्यान से समझ लेना। हर एक कोना है वहां पे कार्बन उपस्थित है। और हमको पता है कि कार्बन की 4 संयोजकता है, यानी कि 4 बॉन्ड उसका बनना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखिएगा, ये वाला कार्बन का तुम एग्जांपल लो, एक आबंध, दो आबंध, तीन आबंध। तो इसके पास तो 3 ही आबंध है, तो 4 आबंध बनने के लिए इसको कहीं एक से डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। और ये जब डबल बॉन्ड होता है ये घूमते रहता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि एक फ्री आदमी का क्या रहता है कि इधर उधर घूमते रहता है, उसी तरह एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि फ्री है। समझ में आया? अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो तड़प तड़प के, जब इसको, इससे बिजली प्रवाहित कराया जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह बिजली को ले जाने में यही मदद करता है। इसीलिए बोला जाता है कि ग्रेफाइट जो है वो बिजली को प्रवाहित करने में मदद करता है, बिजली को प्रवाहित करता है। बहुत जगह हम लोग ग्रीस का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ग्रीस एक ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत अधिक गर्म होगा तो वह जल सकता है। तो उस जगह पे हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिसलनशील है ना, ये एक दूसरे के सतह पर फिसल सकता है, तो ये बहुत फिसलनशील है, ठीक है। ग्रेफाइट का संरचना पता चल गया और इसका गुण भी है ना, ये बिजली को प्रवाहित कर सकता है। कैसे, हम बताते हैं। इनके पास अपना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। किसी भी तरह का समस्या हो तो जरूर समाधान किया जाएगा, पहले समस्या को समझना होगा, है ना। आगे हम देखते हैं हीरा के बारे में, है ना। देखो, अपरूप है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच का ही आबंध होगा। अब इसकी संरचना के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। इसकी संरचना है सतह वाली, है ना। हीरा की संरचना अलग होंगी। हीरा जो है अपने ही चारों का चारों आबंध, ये मान के चलो कार्बन है ना, 4 आबंध होते हैं, चारों फिर से ये कार्बन के ही आबंध से जुड़े होते हैं और ये बहुत ही दृढ़ स्ट्रक्चर बनाती है।
ऐसे करके बहुत ढीठ सा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम लोग हीरा का नाम देंगे, है ना। तो उनको लगेगा यहाँ पे तो सिर्फ दो ही है, एक दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहां पे दिखा नहीं पाएंगे, ऐसे करके होता है। ठीक है, बहुत बड़ा दृढ़ स्ट्रक्चर बनाएगा, और इतना ज्यादा मजबूत है कि तुम सोच सकते हैं दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ इसी को माना जाता है। सोच सकता है ना, है कितना खतरनाक चीज है। कार्बन का ही बनता है, और कोयला बहुत अधिक ताप और दाब से ही हीरा बनता है। समझ में आया? ठीक है, अब आता है फुलेरिन के बारे में, है ना। कार्बन के 60 परमाणु जब एक गोल जैसा फुटबॉल, देखा होगा तुम लोग फुटबॉल, है ना, ऐसे वाला फुटबॉल, फुटबॉल जैसी संरचना बनाएंगी, तो वो अ, उसको नाम दिया गया बकमिस्टर फुलेरिन। एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट बोलते, एक इंजीनियर थे जिसका नाम था बकमिस्टर फुलर। वो एक अमेरिका के इंजीनियर थे जो घर वर बनाते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह। तो उनका एक डिजाइन था कि एक ऐसा बिल्डिंग हो जो बीच में खोखला हो और चारों बगल से एक बॉल की तरह हो, है ना। तो उसका नाम दिया गया था, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को, ये जो खोज हुआ था कार्बन 60 की, उसका नाम पड़ गया बकमिस्टर फुलर। मतलब कि बकमिस्टर फुलर के नाम पर ही बकमिस्टर फुलेरिन इसका नाम पड़ गया। ठीक है, इसका किताब में तुम लोग देख सकते हैं, बॉल के जैसा, हम इसको छाप नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा होता है, देखते हैं छाप करके कुछ। ऐसे करके कोई गोल सा स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन का स्ट्रक्चर। अब हम आगे थोड़ा सा प्रश्न है, उसको देख लेते हैं ना, ज्यादा लंबा ना करते हुए, है ना। देखते हैं क्या होता है। एक प्रश्न में था कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन के ऊपर मतलब कार्बन के बाहरी कोश में दो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि चलो यहाँ लिख देते बढ़िया से, कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होती है, तो इसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी कि 4 और चाहिए, है ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, इसको 2 और 6, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 इससे ले लेगा और 2 इससे ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बिंदु नहीं दिए है ना, मतलब क्रॉस नहीं किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन से आबंध है, द्वि आबंध। ठीक है, उसके बाद आता है एक है S8 की संरचना, पता इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोला। इसका हिंट दे दिया गया कि ये साइक्लिक रूप में होगा, यानी कि रिंग रूप में होगा, है ना। तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं। देखो S8 को क्या करो, सबसे पहले S को 8 बार लिख लो, है ना। 8 हो गया, और हमको पता है सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 6, 16 होता है ना, 16, सल्फर 16 का। ठीक है, तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 6 हम करके रख देंगे। अम, देखो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बैठाया जाता है ना।
क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, उसी के हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है। देखो सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। उसी तरह ये क्या करेगा, ये इससे लेगा और इससे, ये इससे एक ठो और ये इससे। ठीक है, ये ऐसा होगा। यहाँ पे तुम देख सकता है एक रिंग जैसी संरचना बन चुकी है। तो यही है हमारा S8, है ना। S8 सल्फर जो रहता है वो S8 के रूप में रहता है, यानी कि इस प्रकार के रूप में रहता है। तो ये थी हमारी रिंग संरचना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी अगर तुम लोग नया चीज़ सीखा है तो फॉलो कर सकता है ना। जल्द ही इसका अगला भाग आएगा। 5 लेक्चर में इसको कंप्लीट करने वाले हैं ना। तो इसका ये पहला लेक्चर ये हुआ। धन्यवाद।